अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मियोसिस। मियोसिस एक सेल डिवीजन है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होके 4 न्यू सेल पैदा करता है और उन चारों सेल्स में क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं पेरेंट सेल की निस्बत। इस किस्म की डिवीजन को आप कहते हैं मियोसिस। इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर मियोसिस का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझाई थी, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, और इसके अलावा क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो समझ लीजिए, फिर आपको मियोसिस पूरे बड़े अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। तो मियोसिस क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल। अब डिप्लॉइड सेल क्या है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स हों। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, जैसे हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम है, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। पेयर्स का क्या मतलब है कि हमारे अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम सिमिलर है। उन दो क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम हम अपनी मदर से लेते हैं, एक फादर से लेते हैं, क्योंकि हम भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं। तो हमारे मदर्स के अंदर और फादर के अंदर भी गैमेट बनते हैं, एग एंड स्पर्म, उसमें उनके क्रोमोसोम भी आधे रह जाते हैं, फिर हमारे अंदर वो पेयर्स पूरे हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये कि समझ लीजिए हमारे अंदर क्रोमोसोम का ये एक क्रोमोसोम है हमारे अंदर पाया जाने वाला, ये इसी क्रोमोसोम का दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम शक्ल में सिमिलर है, तो इन दोनों क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, होमोलोगस। एक हमने अपने मदर से लिया होता है, दूसरा अपने फादर से लिया होता है। तो ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम ये दोनों ही पाए जाएंगे वो डिप्लॉइड है। अगर इस पेयर में से एक ही क्रोमोसोम अगले सेल में आए तो इस सेल को बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो मियोसिस 2 बार होती है। मियोसिस 2 बार यूँ होती है कि पहले आपके पास एक डिप्लॉइड सेल होता है, वो 2 नए सेल पैदा करता है। जस्ट इमेजिन कि ये एक सेल है, मियोसिस 1 में ये सेल कितने नए सेल पैदा करेगा, 2। फिर दूसरी बार मियोसिस होगी और ये जो दोनों नए सेल हैं ये मज़ीद 2 सेल पैदा कर देंगे। यूँ एक सेल से 4 सेल पैदा होते हैं। इस सेल को बोलेंगे पेरेंट सेल, और ये जो चारों पैदा हुए हैं इन चारों को बोलेंगे डॉटर सेल। लेकिन आपने मेरी बात को ज़रा गौर से समझना है। सेल ने मियोसिस करने से पहले करना क्या होता है, सेल ने करना ये होता है कि सपोज पेरेंट सेल में ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है। पेयर जुड़ा हुआ नहीं होता, अक्सर बच्चे समझते हैं कि पेयर जुड़ा हुआ होता है। पेयर का मतलब सिर्फ ये है कि वो सिमिलर क्रोमोसोम है, बस, और कुछ नहीं। उनके ऊपर जीन्स 100% सिमिलर होते हैं, लेकिन एलील्स डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे मटर का एक पौधा है, उसके ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पार्टनर है, हो सकता है एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर जीन हो, दूसरे पे स्मॉल आर हो। तो सेल ने मियोसिस करने से पहले या माइटोसिस करने से पहले जो भी डिवीजन हो, सेल ने क्रोमोसोम की बनानी होती है कॉपीज, एस फेज में। जब सेल कॉपी बनाता है फिर स्टूडेंट्स क्या होता है कि यूं हो जाता है। इन दोनों को अब कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। जब मियोसिस से पहले सेल क्रोमोसोम की बनाता है कॉपीज, तो हर क्रोमोसोम जो कि पहले अकेला अकेला होता है, अकेला यूं होता है, फिर उसके बाद जब उसकी कॉपी बनती है वो कॉपी उसी के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कहना है, ये नहीं आपने कहना ये 2 क्रोमोसोम है, आपने कहना है दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। तो मियोसिस 1 के दौरान क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग किया जाता है। मियोसिस 1 के दौरान सेल पहले जो इस तरह बना लेता है, एक सेल में एक क्रोमोसोम चला जाता है और दूसरे सेल में दूसरा। स्टार्ट में ये था, सेल ने मियोसिस से पहले ये कर लिए, और फिर जब मियोसिस 1 हुई क्रोमोसोम अलग कर दिए गए। इसलिए मियोसिस 1 को हम कहते हैं क्रोमोसोम इसमें रिड्यूस किए जाते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो तो सेपरेट हो गए, लेकिन हर क्रोमोसोम में उसका सिस्टर भी साथ है। उसको 2 नहीं कहना, उसको कहना उसका सिस्टर क्रोमेटिड, 2 नहीं पहना। मियोसिस 2 में फिर क्रोमेटिड को सेपरेट कर दिया जाता है। यूं फाइनली जो एक डिप्लॉइड सेल था जिसमें 2 क्रोमोसोम थे, उससे हैप्लॉइड यानी एक एक क्रोमोसोम वाले 4 सेल बने 2 बार मियोसिस होने के बाद। तो पहले हम स्टडी करेंगे मियोसिस 1 क्या है। मियोसिस 1 2 बड़ी फेजेस में डिवाइड है। एक कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो जो कैरियोकाइनेसिस है यानी कि न्यूक्लियस की जो डिवीज़न है वो मज़ीद
4 स्टेजेस में डिवाइड है। उन 4 स्टेजेस के नेम है पी मैट। यहाँ पे वर्ड पी का मतलब है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और मियोसिस 1 की जो चारों स्टेजेस है उनके नाम भी आपने देने हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, माइटोसिस मैंने आपको समझा दी थी। जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है, ये सारी प्रोफेज 1 है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दीज आर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में स्टूडेंट्स क्या होता है? प्रोफेज 1 काफ़ी लंबी फेज है। माइटोसिस के अंदर कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आके एक दूसरे से पेयरिंग नहीं बनाते, लेकिन मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं। तो मियोसिस के स्टार्ट में क्या होता है? मियोसिस के स्टार्ट में माइटोसिस की तरह ही क्रोमोसोम अनवाइंड होते हैं, उसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते, क्रोमैटिन मौजूद होता है। तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है उसको आप 5 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबी है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। पहले जी प्रोफेज 1 की जो लेप्टोटीन है उसमें क्या होता है? लेप्टोटीन में होता ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिमिलर क्रोमोसोम जो होते हैं बट नॉट 100% आइडेंटिकल। अब उनके 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड भी बन चुके हैं। ये समझ लो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका सिस्टर क्रोमेटिड भी बन गया, इसका भी। दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट में जब मियोसिस शुरू होती है, जब प्रोफेज 1 शुरू होती है, क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, क्रोमैटिन दिखाई देता है। मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि क्रोमोसोम जब अनवाइंड हो जाते हैं तो इस तरह के थ्रेड से बना देते हैं, उनको कहते हैं क्रोमैटिन। जब क्रोमैटिन सिकुड़ता है इससे बनते हैं क्रोमोसोम। अब होता ये है कि ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसका सिस्टर क्रोमेटिड भी बन चुका है, इसका भी। पहले ये क्रोमैटिन था, ये सिकुड़ना शुरू हुआ प्रोफेज 1 के स्टार्ट में ही। लेप्टोटीन के जब लेप्टोटीन शुरू हुई तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक तो सिकुड़ना शुरू हुए और दूसरा एक दूसरे के क्लोज आए। जैसे हमारे सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो सारे एक दूसरे के क्लोज आना शुरू करते हैं, ठीक है। लेप्टोटीन में एक दूसरे के क्लोज आते हैं। जैसे अब हम सिर्फ आसानी की खातर एक पेयर को समझेंगे, ये एक होमोलोगस पेयर है, एक ग्रीन एक रेड, दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। फिर आती है जी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से कुछ पॉइंट पे अटैच हो जाते हैं। उन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं क्याज़मेटा। क्याज़मेटा। और होमोलोगस क्रोमोसोम का एक दूसरे के करीब आना कहलाता है साइनेप्सिस। तो आपने डेफिनेशन याद रखनी है, साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनाना, क्याज़मेटा जिस पॉइंट पे पेयर बना हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे को बोलेंगे बाईवैलेंट। बाई मीन 2, क्योंकि 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, तो जाइगोटीन में बाईवैलेंट बनता है। अब बाईवैलेंट बन गया, क्याज़मेटा के पॉइंट पे आपस में वो जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, इसलिए इसको बाईवैलेंट कहते हैं। इसी को टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4 क्रोमेटिड है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये रेड वाला, एक ये ग्रीन वाला। रेड वाला भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है, ग्रीन वाला भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है। तो टोटल क्रोमेटिड कितने हैं? 4, इसलिए इसको टेट्राड भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है, लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आते हैं, जाइगोटीन में क्याज़मेटा बना लेते हैं। क्याज़मेटा बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है उसको बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। पैकाइटीन काफ़ी लंबी स्टेज होती है, ये ईयर्स तक यानी कई सालों तक या कई महीनों तक या कई दिनों तक भी जारी रहती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जुड़ जाते हैं। मैंने जुड़ना कहा है, फ्यूज़ होना नहीं कहा। फ्यूज़ नहीं होते, अटैच हो जाते हैं। ये दोनों सिस्टर, ये दोनों सिस्टर आपस में, ये नॉन सिस्टर है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं, क्याज़मेटा बनाते हैं और कुछ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होने के प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी। देखिए इस जगह से ये अटैच है। अब ये जो
एक क्रोमोसोम है जिसको मैंने बनाया था रेड, उसके ऊपर मैंने ग्रीन पार्ट लगा दिया और दूसरे के ऊपर चले जी यहाँ पे मैं रेड लगा देता हूँ। ये अमल क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो पैकाइटीन में क्या होता है, पैकाइटीन में आपने याद रखना है बहुत अच्छे से कि पैकाइटीन वो स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉस ओवर क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच पार्ट्स का एक्सचेंज। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट, इससे रिकम्बिनेशन बनते हैं, यानी इससे जीन्स के नए कम्बिनेशन बनते हैं। यानी जो क्रोमोसोम हमने अपने वालिदैन से, अम्मी और अब्बू से लिए होते हैं, वो क्रोमोसोम असल में वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो आपस में जीन्स का एक्सचेंज करते हैं। और पैकाइटीन के बाद है डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर हो गई, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो गया। अब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हटना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी क्लोज बनाए हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच है। अब ये एक दूसरे से दूर हटना शुरू करते हैं। पैकाइटीन में ये यूँ होते हैं, यूँ चारों फ्यूज़ है, और डिप्लोटीन में ये ऐसे दूर एक दूसरे से हटना शुरू कर देते हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट पे जुड़े रह गए। मैंने अभी 2 पॉइंट बनाए हैं, यानी बाकी सारे क्याज़मेटा ख़त्म हो गए, लेकिन 2 क्याज़मेटा अभी भी बाकी हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। फिर आती है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को काफ़ी रिपेल करते हैं और एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाते हैं, लेकिन अलग नहीं होते, अभी भी वो अलग नहीं हुए। तो यानी कि 1 क्याज़मेटा लेफ्ट, 1 क्याज़मेटा लेफ्ट, और आमतौर पे वो क्याज़मेटा कहीं किनारों वगैरह पे होता है। तो अभी भी टेट्राड बाकी हैं, टूटे नहीं हैं। अब ये सारी स्टेजेस मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। मैंने कहा प्रोफेज 1 5 हिस्सों में डिवाइड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज आते हैं और कंडेंस होना शुरू होते हैं। पहले वो लूज होते हैं, वो कंडेंस सिकुड़ना शुरू करते हैं, क्लोज आते हैं और साइनेप्सिस यानी कि पेयरिंग स्टार्ट होती है। फिर जाइगोटीन में उनके दरमियान क्याज़मेटा बनते हैं। फिर पैकाइटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम काफ़ी कंडेंस हो जाते हैं, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। डिप्लोटीन में वो दूर हटना शुरू कर देते हैं और डायाकाइनेसिस में वो काफ़ी दूर चले जाते हैं, सिर्फ उनके एंड्स आपस में जुड़े रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात एक देखिए, इन पांचों स्टेजेस को आप अपने माइंड में रिलेट भी कर सकते हैं एक आप कॉमन और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल से। जैसे देखिए, इस पूरे को आप एक लव स्टोरी बना लें। वो लव स्टोरी क्या है, वो सैड लव स्टोरी है। उस सैड लव स्टोरी में क्या है कि पहले ये 2 जी कपल है, एक दूसरे के लेप्टोटीन में करीब आए, लागे आए। फिर जाइगोटीन में क्या हुआ, जाइगोटीन में इन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, फ़ोन कॉल्स हुई, मैसेजेस हुआ और इनके बीच क्याज़मेटा यानी इनके बीच एक अच्छा खासा कनेक्शन बन गया। पैकाइटीन में क्या हुआ कि इनके बीच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिए, अच्छी खासी उनकी फ्रेंडशिप हो गई है, तो वो फ्यूज्ड हो चुके आपस में। डिप्लोटीन में विचारों में दूरियां आई, उनका ब्रेकअप शुरू हुआ, दूर है एक दूसरे से हटना, बीच में गलत फहमी आ गई। और डायाकाइनेसिस में बेचारे दूर हट गए, सिर्फ किसी एक याद से जुड़े हुए हैं और वो एक याद अभी क्याज़मेटा है। ठीक, ये हो गई प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद है जी मेटाफेज 1। अब ज़्यादा डिटेल से तो मैंने यही समझानी थी, बाकी मेटाफेज तो वैसे ही है जैसे माइटोसिस की मेटाफेज थी। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चेंजेस आ रही है, न्यूक्लियस के बाहर भी प्रोफेज 1 में चेंजेस आ रही होती है, वो चेंजेस में मैं आपको बताता जाऊँ। एक तो सेंट्रियोल का ये पेयर है, प्रोफेज 1 के स्टार्ट में पेयर्स माइग्रेट करना शुरू करता है। सेंट्रियोल का एक पेयर यहाँ रहता है, दूसरा अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सेंट्रियोल के पेयर भी अपोजिट साइड्स पे आ जाते हैं। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे टूटती है, किस में टूटती है, तकरीबन डायाकाइनेसिस के एंड पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी टूट जाती है। और डायाकाइनेसिस के बाद ये बीच में जो डॉट्स है ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे गायब हो जाता है डायाकाइनेसिस में। फिर आती है जी मियोसिस 1 यानी प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर फिर बाकी का जो कहानी है वो माइटोसिस जैसी है कि स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, उस स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। लेकिन याद रखने की चीज़ ये है कि स्पिंडल फाइबर अटैच अब कैसे होंगे, एक स्पिंडल फाइबर इधर से, एक इधर से। इन 2 क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, अभी उनके बीच क्याज़मेटा टूटा नहीं है। तो प्रोफेज 1 के एंड तक ये भी हो जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर फाइबर वो अलग अलग क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, याद रखिए।
ठीक है। माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि एक ही क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, लेकिन मियोसिस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अलग अलग क्रोमोसोम है लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम है उनसे अटैच हुए। फिर मेटाफेज 1 आ जाती है। मेटाफेज में वही कुछ होता है, क्रोमोसोम को अलाइन किया जाता है, क्रोमोसोम को खींच के इक्वेटर पे यानी सेल के सेंटर में अलाइन कर दिया गया। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट बनी। एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करना है, क्रोमोसोम को अलग करना है क्योंकि उनके बीच में ये क्याज़मेटा है। तो क्याज़मेटा टूटेगा, एक क्रोमोसोम एक तरफ आ गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ। तो एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। याद रखना है क्रोमेटिड अभी सेपरेट नहीं हुए, क्रोमोसोम अलग हो गए। बट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। अभी उसके सिस्टर क्रोमेटिड बाकी हैं जिनको आपने अलग करना है मियोसिस 2 में। फिर एनाफेज में सेपरेशन हुई। सेपरेशन होती कैसे हैं, ये वाले जो काइनेटोकोर फाइबर होते हैं ये सिकुड़ते हैं और ये वाले जो दूसरे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है ये रिलैक्स होते हैं, ये लंबे होते हैं। और फाइनली फिर आती है टीलोफेज 1। क्रोमोसोम अलग होके आधे एक तरफ चले गए, आधे दूसरी तरफ। तो देखिए जो 2 नए सेल बने उनमें 2-2 क्रोमोसोम है। यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास कितने क्रोमोसोम थे, 4। हर क्रोमोसोम के 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड थे। अब देखें हैप्लॉइड सेल बन गए यानी क्रोमोसोम अलग हो गए, 2-2 क्रोमोसोम रह गए। फिर आएगी जी साइटोकाइनेसिस 1 और 2 नए न्यूक्लियस बन गए, 2 नए न्यू सेल बन गए। ये कैरियोकाइनेसिस थी इतनी, कैरियोकाइनेसिस 1 और ये साइटोकाइनेसिस 1 ने एक सेल से 2 नए सेल बन गए। क्रोमोसोम अगेन डीकंडेंस हो गए यानी क्रोमोसोम कन्वर्ट हो गया क्रोमैटिन में। मियोसिस 1 के बाद एक सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, जो कि सेल डिप्लॉइड था जिसमें क्रोमोसोम 2n थे, उसने 1n सेल बना दिए। बट हर क्रोमोसोम के पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड बाकी है। अब ये दोनों सेल जो कि डॉटर सेल हैं, ये दोनों एक फेज में आते हैं जिस फेज को कहते हैं इंटरफेज 2। ठीक है, क्योंकि मियोसिस या माइटोसिस से पहले इंटरफेज आती है। लेकिन इंटरफेज 2 में अब इन सेल्स ने अपने क्रोमोसोम को दोबारा रेप्लिकेट नहीं करना, बल्कि सिस्टर क्रोमेटिड अभी इनके बाकी है। तो आपने याद रखना है कि इंटरफेज 2 या जिसको इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं, इंटरकाइनेसिस 2 भी कहते हैं, उसमें सेल ने अपने क्रोमोसोम को अब रेप्लिकेट नहीं करना। ये एक डिफरेंस है इंटरफेज 2 का और इंटरफेज 1 का। ठीक है, तो इंटरफेज जो मियोसिस 2 है फिर उसकी भी 4 स्टेजेस हैं। ये प्रोफेज 2 है, ये मेटाफेज 2 है, ये एनाफेज 2 है, ये टीलोफेज 2 है। प्रोफेज 2 में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P2। प्रोफेज 2 में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ, लेकिन अब की बार सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच होंगे। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी कॉपी बनी हुई है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इधर से स्पिंडल फाइबर आएगा, अटैच होगा इसके साथ, और दूसरे की तरफ से जो आएगा वो दूसरे के साथ अटैच होगा। तो सिस्टर क्रोमेटिड अभी बाकी थे, क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स अब सिस्टर क्रोमेटिड के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हुए प्रोफेज 2 में। फिर मेटाफेज 2 आई। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम को अलाइन कर दिया गया, लेकिन अब की बार अलाइन किसको किया गया है, क्रोमोसोम को, ना कि पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेट को। एक एक क्रोमोसोम अलाइन किया गया है। ठीक है, अब आएगी जी एनाफेज 2। एनाफेज 2 में सेपरेशन की फेज़ है, इसमें हमेशा सेपरेशन होती है, लेकिन अब सेपरेट किसको करना है, सेपरेट करना है सिस्टर क्रोमेटिड को। ये जो क्रोमोसोम की कॉपी बनी हुई है सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना है। जैसे ये अलग हुए इनको आप बोलेंगे क्रोमोसोम, तब इनको पूरा क्रोमोसोम इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहना है। जब तक ये सेम सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं तब तक इनको सिस्टर क्रोमेटिड ही बोलना है। ठीक है, तो तोड़ना किसको है, ब्रेक किसको करना है, एनाफेज 2 में आपने ब्रेक किसको करना है, सेंट्रोमियर को, जबकि एनाफेज 1 में ब्रेक किसको किया था, उनके बीच जो क्याज़मेटा है। तो अब आपने उनको अलग किया। तो एनाफेज 2 में फाइनली देखें क्रोमोसोम हाफ रह गए, क्रोमोसोम तो यही हाफ हो चुके थे, अब सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग हो गए। तो इस सेल से भी 2 सेल बने, और ये नीचे वाला जो सेकंड सेल है इससे भी 2 नए न्यूक्लियस बन गए, कैरियोकाइनेसिस पूरी हो गई। ये टीलोफेज 2 है। अब टीलोफेज 2 के बाद एक छोटी सी साइटोकाइनेसिस आएगी, ये सेल दरमियान से टूट जाएंगे ये दोनों, और इस सेल से भी 2 न्यू सेल बन गए और इससे भी 2 न्यू, तो 4 न्यू सेल बन गए, और ये चारों सेल हैप्लॉइड है। ज़रा गौर करिएगा कि हर सेल में 2-2 क्रोमोसोम है। ठीक, लेकिन ये जो आपका पेरेंट सेल था जिससे शुरू हुई थी मियोसिस, उसमें 4 क्रोमोसोम थे। तो
इस तरह से आपको समझ आ गई है कि मियोसिस 2 बार होती है और 4 सेल बनाती है और चारों सेलों में क्रोमोसोम हैप्लॉइड यानी कि आधे रह जाते हैं। मियोसिस का ही एक और छोटा सा टॉपिक है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, मियोसिस की इम्पोर्टेंस, ये क्यों ज़रूरी है। तो मियोसिस एक ज़रूरी प्रोसेस है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या है? सबसे पहले देखिए, मियोसिस पैदा करती है जेनेटिक वेरिएशन या रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन कैसे पैदा होते हैं? एक तो आपने यहाँ पे देखा था मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंटल कम्बिनेशन होते हैं, वो एक दूसरे से जीन्स का एक्सचेंज करते हैं। तो जो नए डॉटर सेल बनेंगे उनमें सेम क्रोमोसोम नहीं आते, बल्कि उनमें क्रोमोसोम थोड़े थोड़े डिफरेंट आते हैं। दूसरी वजह जेनेटिक वेरिएशन की आने की ये है कि जो एनाफेज 1 है, इसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये रैंडमली सेपरेट होते हैं। मतलब मेरे अंदर जो क्रोमोसोम है, मेरे मदर और फादर के, मेरे अगले जो सेल बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, उनमें कोई फादर का क्रोमोसोम भी जा सकता है, कोई मदर का भी। जो मेरे मदर और फादर के क्रोमोसोम सेम आप में भी ऐसे ही हो सकता है। यानी क्रोमोसोम की सेपरेशन रैंडम होती है, रैंडम असॉर्टमेंट होती है क्रोमोसोम की। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस इसमें, प्रोड्यूस जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंस है मियोसिस की, वो ये है कि मियोसिस गैमीट्स बनते वक्त होती है। यानी कि एनिमल्स तब करते हैं जब एनिमल्स ने गैमीट बनाने होते हैं, एनिमल्स तब मियोसिस करते हैं। और प्लांट्स कब करते हैं? स्पोर बनाते वक्त। तो यूं उनके एनिमल्स के गैमीट में और प्लांट के स्पोर में क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। फिर जब मेल और फीमेल के गैमीट्स मिलते हैं, यानी एग एंड स्पर्म मिलते हैं, तो अगले जानदार में क्रोमोसोम पूरे हो जाते हैं। अगर मियोसिस ना होती, सोचिए क्या होता है। ये होना था कि एक मेल एक फीमेल ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी थी, उन दोनों के सेल ने मिलना था 46 और 46, अगली जनरेशन में हो जाने थे 92। जब उस बच्चे ने 92 वाले ने फर्टिलाइजेशन करनी थी, शादी करनी थी, उसके आगे औलाद होनी थी, उसमें उससे भी डबल हो जाने थे। तो क्रोमोसोम मेंटेन रहने ही नहीं थे। तो मियोसिस की दूसरा फ़ायदा ये है कि मेंटेन क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन। यही दो इम्पॉर्टेंस है। एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन इसकी वजह से आते हैं, और जेनेटिक रिकम्बिनेशन आने से पैदा होती है वेरिएशंस। वेरिएशन क्या है? खसूसियात के अंदर डिफरेंस। जैसे देखिए, हम सेम बहन भाई आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम तमाम इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, स्किन कलर डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है। ये सारा मियोसिस की वजह से ही है। अगर मियोसिस ना होती, सेम क्रोमोसोम अगली जनरेशन को दिए जाते एज इट एज, तो कभी भी वेरिएशन ना आती, ये बहुत कम वेरिएशन आती। तो मियोसिस ही वेरिएशन लेके आती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी, और दो डिफरेंट जानदारों के क्रोमोसोम मिलने की वजह से भी वेरिएशन आती है। और वेरिएशन फिर जो इम्पोर्टेंट, जो बेनिफिशियल वेरिएशन होती है, उनकी सिलेक्शन होती है, और यूँ एवोल्यूशन भी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर मियोसिस एंड इसकी इम्पोर्टेंस। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।